लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं। तो ये आप लोग का था टोटल सेकेंड प्री बोर्ड का, है ना। देख सकते हैं पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, सेक्शन ए पार्ट को सारा डिस्कस करते हैं। किसी का भी अभी तक ज्यादा कॉपी चेक नहीं किया, किसी का भी 100% अभी तक सही नहीं आया। देखिए जो पहला क्वेश्चन था, बैटरी सप्लाई 0.9 एम्पियर करंट थ्रू 2 ohm resistor and 0.3 ampere current in 7 ohm resistor when connected one by one, the internal resistance of a battery is। देखो इसके लिए सबसे पहले तो आप सर्किट एक ड्रॉ करो, सबसे सिंपली जो हम सर्किट ड्रॉ करते हैं हमारे लिए थोड़ा स्कोर किनारे करते हैं। कोई भी आप जो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे दिखाते हो, या आपके सर्किट में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सेल हो गया, उस सेल के ही बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस हम दिखाते हैं हर बार, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, इसका ईएमएफ हो गया ई, ऐसे करते हैं हम लोग। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पहले फॉर्मूला निकालना होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकलता कैसे है। लेट अस सपोज आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप सिंपली किरचॉफ्स लॉ लगाओगे। किरचॉफ्स लॉ में क्या करते हैं, यहाँ से करंट पास करते हैं, आई करंट सपोज कर पास किया, सबसे होता हुआ आई करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, इससे होता हुआ आई करंट वापस चला गया। आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं, ये नहीं किरचॉफ्स लॉ है। मान लो पॉइंट ए से शुरू करते हैं, वापस पॉइंट ए पर आते हैं। हम लोग क्या पढ़े, वी ए। अब रेजिस्टेंस से पास कर रहे हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो गया माइनस आई आर। फिर से करंट और रेजिस्टेंस से पास कर रहे हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट फिर से माइनस स्मॉल आर, है ना। किरचॉफ्स का सेकंड रूल यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम। और फिर आप ईएमएफ से क्रॉस कर रहे हैं, ईएमएफ में भी प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो इसको प्लस लेंगे, प्लस ई, और अंतिम में इक्वल टू करके कहाँ पहुंच गए, ए पर, तो बी ए कर दिए। ये रूल के लिए आप लोगों को बताए थे सारा हम, ये आ गया। यहाँ से आप ये दोनों इधर लेते आओगे तो आर आप निकाल सकते हो आसानी से। आर का फॉर्मूला हो जाएगा ई बाई, सॉरी आई, आई के पहले निकालते हैं, आई के टर्म में निकालते हैं। तो आई इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, आई निकालते हैं पहले, आई कॉमन ले लेंगे, ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इसी फॉर्मूला का यूज करना हमको इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, केस वन को अगर आप देखो, केस वन में बैटरी का करंट दिया हुआ 0.9, ईएमएफ इसमें दिया नहीं है, ईएमएफ करंट देते हैं, और रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, चूंकि बैटरी सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रह गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ फर्स्ट केस में 2, तो यहाँ 2 पुट कर देना, हो गया। केस 2 आ जाओ, केस 2 में करंट दिया हुआ है 0.3, ईएमएफ ईएमएफ तो यहाँ कुछ चर्चा कर नहीं रहा है ये, और चूंकि बैटरी सेम है तो ईएमएफ सेम रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, प्लस यहाँ पर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 7 कर दिया है, 7 कर दिया। दोनों का रेशियो निकाल दो आप, 0.9 बाई 0.3 ई बाई आर प्लस 2, ई बाई आर प्लस 7, ई कैंसिल हो गया तो बचा आर प्लस 7 बाई आर प्लस 2, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, पॉइंट पॉइंट हटा दो, 3 से 3 काट दो, ये 3 बचेगा, 3/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 3r प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा r प्लस 7। तो सिंपली इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 ओम। सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सिंपली किरचॉफ देखो, एग्जाम में हो सकता है सब फॉर्मूला याद ना हो, तो बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व करना हमेशा याद रखना आप लोगों को, ठीक है। केस 1 में हम अप्लाई किसी फॉर्मूला को, केस 2 में अप्लाई किसी फॉर्मूला को, और हम दोनों का रेशियो निकाल दिए।
तो यहाँ से हमने स्मॉल आर निकाल दिया 0.5, यानी आपका आंसर हो गया 0.5 इसका। पहला हो गया। सेकेंड की बात करते हैं। A particle of mass m and charge q describe a circular path of radius r and magnetic field। अगर आप लोगों को याद हो तो हम समझाए थे कि यदि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और कोई पार्टिकल इसमें परपेंडिकुलर इन करता है, अगर कोई पार्टिकल परपेंडिकुलरली इसमें इन करता है तो एक सर्कुलर पाथ ही फॉलो करता है। विथ रीजन सारा एक्सप्लेनेशन हम दिए हुए थे, ठीक है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज, ये पार्टिकल इसका चार्ज मान लो क्यों है, तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो अंदर का एक इंटरनल फोर्स काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स कौन सा है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स है। और यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला q × v क्रॉस b हम लोग पढ़े हुए हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल को जो फोर्स लगता है F = q v क्रॉस b होता है mv²/r। ये तो बेसिक सा चीज है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इन करता है, सर्कुलर मोशन करता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। क्रॉस इनवर्ड है, ये परपेंडिकुलर है, इसको क्रॉस कर रहा है, ये वेलोसिटी इसका इधर की ओर है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, जिसका वैल्यू होगा mv²/r। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल फॉर्मूला mv²/r होता है। और ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, जो कि होगा q × v क्रॉस b। अब v और b है ना, यहाँ वेलोसिटी इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अरे b अंदर की ओर है ना, क्रॉस के चलते, तो ये तो 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो मिला जुला बचा क्या, q v b = mv²/r, ठीक है। यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर दिया था, क्यों ना यहाँ पर कैपिटल आर पुट कर दिया जाए, कैपिटल आर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है तो यहाँ से कैपिटल आर क्या निकला, सो देखिए, अगर कैपिटल आर निकाल दो, एक भी काट दो, तो क्या आ गया mv/qb। ये कैपिटल आर रेडियस निकल गया जब चार्ज m था, चार्ज q था और मास m था। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि अगर चार्ज और मास को हम चेंज कर दे तो रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूला में चेंज करोगे ना, मेन फॉर्मूला तो पहले निकाल दिया हम कि रेडियस मास चार्ज में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है। बी तो बदल नहीं रहा, भी बदल नहीं रहा, सिर्फ मास और चार्ज को चेंज किया गया, तो अकॉर्डिंगली रेडियस चेंज कर जाएगा। तो नया रेडियस क्या आएगा, नया मास के चलते, तो नया मास को हम 2 इनपुट कर दिए, वेलोसिटी भी ही रह गया हमारा, q यहाँ पर q/2 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड b हो गया। आपसे पूछ रहा नया रेडियस क्या होता है, रेशियो निकाल दो। जब भी दो कंडीशन कंपेयर किया जाता है रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा करो, यहीं पे एडजस्ट कर दो, यहीं से हो जाएगा, रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं। ये 2 पर चल जाएगा, हो जाएगा 4 mv/qb, और mv/qb को ही तो r बोलते हैं, इसको r बोलते, 4r हो गया, 4 टाइम्स r हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम होगा तो बीच में बोलिएगा आप लोग, ठीक है। कंटिन्यू है आप लोग, चलिए नेक्स्ट। Which of the following pairs is that of paramagnetic material। 3 तरह का मटेरियल होता है मैग्नेटिक फील्ड से जो अफेक्ट होता है, डाई, पारा, फेरो। डाई मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, पारामैग्नेटिक स्लाइटली अट्रैक्ट करता है, और या मैग्नेटिक फील्ड इसको स्लाइटली अट्रैक्ट करता है ना। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो पारामैग्नेट को अट्रैक्ट करता है स्लाइटली, फेरोमैग्नेटिक को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसे प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ लेना है। और हो सकता है हम कैल्शियम ना लिखवाए, हो सकता है हम कोबाल्ट ना लिखवाए, लेकिन निकल जरूर लिखवाएंगे।
तो दो पेयर में से कोई एक पेयर जरूर आपको याद हो जाएगा अगर सब याद कर लोगे तो इसका आंसर सोडियम होगा। तो इसमें तो कुछ बताने का है नहीं, सोडियम होता है पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है हल्के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, a galvanometer having resistance 8 ohm is shunted by a wire of 2 ohm. If the total current is 1 ampere, the part of it passing through the shunt will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इधर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक गैल्वेनोमीटर आपके पास है, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, इसमें एक शंट लगाया गया है, ये रहा शंट। शंट कितने ओम का है? 2 ओम का है। गैल्वेनोमीटर कितने ओम का है? 8 ओम का है। अब ये बोल रहा है कि करंट, टोटल करंट 1 एम्पियर। अगर मान लो यहां से इसको 1 एम्पियर करंट दिया गया है ना, यहां से जो करंट इसको दिया गया, सपोज करो आई जो करंट दिया गया है वो कर अगर 1 एम्पियर है, तो पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट से कितना जा रहा है, इस रेजिस्टेंस से कितना, 1 एम्पियर का कितना पार्ट इससे जा रहा है भाई आपको निकालना। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने से पहले मान लीजिएगा करंट जो भी आया, आई करंट यहाँ आया, आई में से आई जी इसमें चला गया, है ना, जो जनरल फॉर्मूला बनाते हैं वही करते हैं। आई करंट है, आई में से आई जी यहाँ चला गया, तो आई में से आई जी चला गया तो इधर कितना जाएगा? आई माइनस आई जी जाएगा। आई जी मतलब जो गैल्वेनोमीटर करंट जा रहा है, इसलिए हम लोग आई जी लिख देते हैं। आई जी इधर गया तो आई में से आई जी घट के इधर आया, यही आई जी इसको क्रॉस करता हुआ वापस आएगा यहाँ, इधर से आई माइनस आई जी, इधर से आई जी आएगा और दोनों मिलकर वापस आई हो जाएगा। इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है मेरा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, किसी ब्रांच में जितना करंट इन करता है उतना ही करंट आउट करना चाहिए, अगर ऐसा है तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब आप किरचॉफ लॉ लगा दो यहाँ पे, इसको x मान लो, इस पॉइंट को इसको y मान लो, x से घूम के वापस x में चले आओ, उस इक्वेशन से आपको निकल जाएगा, i माइनस आई जी निकल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक बार सर्किट पूरा घूमना होगा, किरचॉफ लॉ लगाना होगा। तो चलो x से शुरू करते हैं और हम ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, हम ऐसे रोटेट करेंगे। तो Vx अब हम 2 ओम से पार कर रहे हैं अलोंग इसी के डायरेक्शन में, तो माइनस होगा 2 इंटू आई माइनस आई जी हो जाएगा। अब आप y पर आ गए, रुके तो नहीं इसलिए आगे बढ़ गए आप। अब करंट का अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट, ये हमारा मूवमेंट दिखाता है ना एरो, अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ना होकर प्लस हो जाएगा, आई जी कैपिटल जी होगा, वापस Vx पे आ गया इक्वल टू Vx। ऐसे करते हम लोग, Vx कैंसिल हो गया। अब जो जो जानकारी आपके पास है उसको पुट कर दो, -2 आई का वैल्यू 1 दिया हुआ, 1 माइनस आई जी प्लस आई जी जी इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देख लो ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आई जी, है ना, इसका वैल्यू तो दिया हुआ, इसको भी पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू पुट कर दो 8 हो जाएगा इंटू 8 आई जी, 8 आई जी ये हो गया प्लस 2 आई जी, 10 आई जी हो जाएगा, प्लस 10 आई जी इक्वल टू 0। यहाँ से आई जी निकल जाएगा, ठीक है, आई जी कितना आ जाएगा यहाँ से देख लो, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है जी। आई जी इक्वल टू हो जाएगा 10 2/10, 2/10 यानी 1/5 यानी 0.5, नहीं 0.2, ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 एम्पियर। अगर 2 से 5 कटेगा और 0.2 आएगा ये, तो आई जी 0.2 हो गया, तो आई माइनस आई जी 0.8 हो जाएगा, है ना। आपको तो आई माइनस आई जी चाहिए था ना, तो निश्चित सी बात है कि अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे कि आई माइनस आई जी आपको चाहिए था, तो 0.8 क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है,
1 माइनस 0.2 0.8 हो गया, तो आंसर 0.8 हो गया इसका। हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है समझिए इस चीज को। क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पीडीएफ भी हम डाल देंगे आपके लिए। क्वेश्चन को ईमानदारी सॉल्व करो क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर व्हेन वन कॉइल इज चार्ज्ड होगा, ये सॉरी वो करंट को चेंज कर रहा है। व्हेन करंट इन वन कॉइल इज चेंज एट द रेट ऑफ इतना द ईएमएफ 2 मिली वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अदर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द 2 कॉइल। एक चीज याद रखिएगा कि जब 2 कॉइल आसपास रखते हैं, ठीक है, और इसमें मान लो करंट फ्लो करा रहे हैं, ये बगल का कॉइल है, अगर इसमें हम गैल्वेनोमीटर लगा दें तो हम क्या पाते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन होता है ना। और कब, जब आपका वेरिएबल करंट होता है, जब ये प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में जो वेरिएबल करंट होता है तो बैटरी केस में बस ऑन और ऑफ करते समय होता है ना। जब भी वेरिएबल करंट, अच्छा वेरिएबल करंट होता है, कोई भी करंट में होता है म्यूचुअल इंडक्शन, बोलिए वेरिएबल करंट सर। क्या सुमित? तो जब भी वेरिएबल करंट पास करते हैं तो क्या होता है, बगल वाले में करंट इंड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को ना म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम डी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि जब सिंगल कॉइल था और इससे अगर वेरिएबल करंट हम पास करते हैं तब भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करता है, अपोजिंग नेचर का। सेल्फ इंडक्टेंस आप लोग याद करिए, तो उसमें ई इक्वल टू होता था माइनस एल डी आई बाई डी टी। सेम चीज होता है, देख लो दोनों में, बस यहाँ एम होता है, यहाँ पर क्या होता है, एल होता है, ठीक है। चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ध्यान रखिएगा कि किस करंट की बात कर रहा है, ये प्राइमरी कॉइल की करंट की बात करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए कि एम का और एल का फॉर्मूला क्या होता है। एम का फॉर्मूला अगर याद हो आप लोग को तो म्यू नॉट N1 N2 A इंटू एल, याद रखना ये सब न्यूमेरिकल आएगा इस पर। और इसका अगर आप लोग को याद हो एल का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि याद आगे से साथ में बता दे रहे हैं, एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट एम स्क्वायर एल ए। अगर आप लोग को याद हो तो यही होता है, ठीक है। आवाज क्लियर आ रहा है ना जी, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग खराब हो जाए। आवाज क्लियर है ना? यस सर। क्या बोल रहा है, ये स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है, दोबारा ज्वाइन करो। जिसको स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है रिज्वाइन करो। ये N1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। N1 है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और N2 जो है हमारा अप्रूवल पेंडिंग है, किसका अप्रूवल पेंडिंग रह गया है। चलिए तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। N1 मतलब प्राइमरी कॉइल हो गया, N2 मतलब सेकेंडरी कॉइल हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं।
अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमारे पास दो कॉइल हैं, एक कॉइल से मतलब प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा है, इस रेट से ईएमएफ चेंज हो रहा है, मतलब डीआई बाई डी आपका दिया हुआ है ना, और ईएमएफ जो है कितना इंड्यूस हो रहा है वो भी दिया हुआ है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ई दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको एम निकालना, ये दिया हुआ 2, तो 2 इंटू 10⁻³ कर लो, ठीक है। यूनिट चेंज करके ही सॉल्व करना चाहिए, बाद में भले यूनिट में लेते आओ, कभी क्वेश्चन को यूनिट चेंज करके सॉल्व किया करो। नेगेटिव साइन का फिजिकल मीनिंग होता है, इसको हटा भी सकते हो हम लोग, नेगेटिव साइन का फिजिकल मीनिंग होता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंक्रीज है इसको अपोज करता है, अपोजिंग नेचर को दिखाता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, आप लोग समझाए ऑलरेडी, ठीक है। डी आई बाई डी टी सिंपल यहाँ पर 5 दिया हुआ, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 10⁻³ ठीक है, 0.4 हो जाएगा, 5 का 20 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हेनरी हो गया, या इसी को मिली हेनरी ले सकते हैं, 0.4 मिली हेनरी बोल सकते हैं। हेनरी यूनिट होता है ऐसा यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी और सेल्फ इंडक्टेंस का भी। तो ये आंसर हो गया इसका। तो हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ टच करना है, टच करने की कोशिश किया है। ये सब तो याद करने वाली चीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज क्या होता है, हर बार पूछता है एक ना एक, समझे बात को ना। इसलिए क्या करोगे आप लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सारा यूज हम लिखवाए हुए, एक्सरे का, गामा रे का, जो कॉमन यूज है वही लिखवाए, उसको बस पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड सब लोग जानते हो, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे का उसको कर देंगे हम। नेक्स्ट आ गया, ये देख लो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तो आप लोग को ऑब्जर्वेबल रहे और हम सॉल्व कर सके, ठीक है। एक चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोगों को लेंसेज इन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है, और सबसे सिंपलेस्ट वाला पढ़ना आप लोगों को। दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन इस तरह का, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। अगर मान लो इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो आप लोग बताए थे 1/f इक्वल टू हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाता है ना। ये चीज हम पढ़े थे। या नेट पावर इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस P2 होता है, ये भी है। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप P1 P2 निकालो, ऐसे सॉल्व करो या f के रूप में सॉल्व कर दो, जैसे सॉल्व करना चाहते हो, है ना। जैसे कि हम इसको देख रहे थे तो हम ऐसे कर लेते, बहुत लोग देखिए पावर निकाला अलग से, हम इसको पहला का 0.2 कर दे। कभी भी याद रखिएगा, जो मिस्टेक करते हैं बच्चे मीटर में निकाल देते हैं, कुछ लोग हम देखे हैं मीटर में निकाल देता है इसको, ऐसे गलत हो जाता है, लास्ट सेंटीमीटर में ही यूज कर लेता है, मीटर में चेंज कर दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया 1/0.2 माइनस साइन के साथ, है ना, क्या माइनस साइन भी यूज करेंगे हम, माइनस प्लस 1/0.1 बदल देंगे मीटर में, तभी ये पावर आएगा 1/f। आप यहाँ से 0.2 एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा -1 और प्लस हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो तभी ना आएगा, तो आ जाएगा 1/0.2 1/f, इसी को तो पावर बोलते हैं। पॉइंट हटाओ ऊपर 10 हो जाएगा, कट के 5 हो जाएगा, 5 डायप्टर हो गया प्लस के साइन हो गया, प्लस 5 डायप्टर इसका आंसर हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हो उधर से। ये क्वेश्चन कितनी बार ना आया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 कई बार एग्जाम में आ चुका, इससे क्वेश्चन करवाए भी थे आप लोगों को पहले भी, क्योंकि आपको देखिए ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है,
3 मोमेंटम होता है। तो इसी से रिलेटेड बगल में एक और ये चीज याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², या इसी को हम चाहें 1/2 mv² को इक्वल टू इसको p² से भी लिख सकते हैं, और ये सेम चीज है। तो p इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाए, p इक्वल टू √2m कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ से लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं h/√2m। इसके बेसिस पे बहुत सारे फॉर्मूला आता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, हर बार आते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम रख दिए और ये दोनों को रिलेट करने का फॉर्मूला आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर दे रहा किसका का, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है। तो लेमडा निकाल दो प्रोटॉन का, तो बहुत ही आसान है, रेशियो सीधे निकालते हैं ना, लेमडा प्रोटॉन बाय लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू h/√2 m of proton e of proton by h divided by √2 m of alpha एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ p ऊपर हो गया, एच एच कैंसिल हो गया, ये सिंपली हो जाएगा √2 mp ep बाय 2 m अल्फा। ये अल्फा नहीं पलट जाएगा ना जी, ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये उठा दिए है ना, हाँ ये ऊपर जाएगा 2 m अल्फा, ये अल्फा ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, रेशियो ना है 2 mp ep 2 कैंसिल हो गया है ना। अच्छा, एनर्जी बराबर दिया तो ये अल्फा, ये देखो साफ लिखा है काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अच्छा नहीं दिए हुए, सॉरी वैल्यू दिए हुए, पुट कर देते हैं वैल्यू। अच्छा सही बात है, वैल्यू दिया तो पुट कर देते हैं। अच्छा एक बार और ले चलते, रुको, ऊपर ये अल्फा नीचे ही, फिर अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, √2। अब आ जाओ, सबका वैल्यू पुट किया जाए, ये अल्फा का क्या होगा, ये अल्फा का दिया हुआ 4। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो तो इसको m अल्फा रख देते हैं, ये 4 दिए हुए हैं, गड़बड़ कर रहा है ना। अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है, तो 4 mp हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा mp। ई का वैल्यू दिया हुआ 4, नहीं 1 और नीचे 4, कैंसिल कैंसिल 4 4 कैंसिल, 1:1 सही है ना जी। कौन कौन बनाया था ऐसे, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, म्यूट कर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये बहुत मतलब मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। And energy of electron in ground state of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Kinetic and potential energy of electron in the first excited will be, देखिए पढ़ाया आप लोगों को सारा चीज है, लेकिन फिजिक्स की खराबी क्या है कि न्यूमेरिकल बनाते समय जो फॉर्मूला है उसका एनालिसिस हम लोग को सीखना पड़ता है। अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अगर डेरिवेशन पूछोगे तो आप कर लोगे, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बनता, समझे आपको ना। तो देखो इसमें एक चीज, एक जो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है बोर थ्योरी जो कहता है, उसी हिसाब से ना हाइड्रोजन एटम के बारे में तो बोर थ्योरी पढ़ना है। बोर थ्योरी कहता है कि यदि आपके पास एक बीच में, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, कि प्रोटॉन के चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ये ना होता हाइड्रोजन एटम में,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है r रेडियस पर। तो इलेक्ट्रॉन का अगर टोटल एनर्जी की बात करें अपने ऑर्बिट में, तो दोनों वाइज के पास वेलोसिटी के चलते काइनेटिक एनर्जी और इस पोजीशन के चलते सर्कल में है, मतलब ये प्लस से कुछ दूरी पर है नेगेटिव चार्ज, तो काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इसका दो तरीके से होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा होता है। अब काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, तो दोनों तो E ही ना है। अलग बात है माइनस ये प्लस E है, तो E और इसको लेंगे माइनस E और डिस्टेंस को ले लेते थे r² हम लोग। और 1/4πε0 को हम लोग सीधे K नहीं लिखे, उतना लंबा चौड़ा लिखने से बढ़िया है इसको क्यों ना हम सिंपली K लिखे, इसको हम K ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आगे हमारे पास एकदम बेसिक्स आपको बता रहा था, क्या भूलो नहीं, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं मान के चल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है ना। अगर मान लो आप भूल गए, बोर्ड का बिल्कुल थ्योरी ही सारा भूल गए, तब आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसका बाकी सब छोटा छोटा है। कि क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड देखो ये भी है, ये वाला लास्ट नहीं, लास्ट में एक और क्वेश्चन था क्वेश्चन 9 से रिलेटेड। क्वेश्चन 9 को पहले करते हैं हम लोग। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी लिख दिए 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी को लिख दे रहे हैं ये से हम। ठीक, अब हमको ऐसा करना है कि इधर पार्ट को भी और सॉल्व करेंगे। ये तो तुम्हारा k माइनस में आ जाएगा, देख लो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस k E²/r। स्क्वायर नहीं होता, r होता है, सॉरी r होता है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, k टाइम्स Q1 Q2/r, जबकि फोर्स का होता है k टाइम्स कूलम्स लॉ के अनुसार मॉड लगता है, इसमें मॉड नहीं लगता क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अब रही बात इसको, तो इस फॉर्मूला लैंग्वेज पर थोड़ा सा में काम करते हैं, एक मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम ध्यान रखें कोई चीज सर्कल में घूम रहा है तो उसको सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा है mv²/r, तो मैं कोई चीज सर्कल में घूम रहा है, यही सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा है। सेंटीपिटल फोर्स मिल क्यों रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला क्या होगा, 1/k टाइम्स E²/r²। अरे 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 E Q2 E। अब मॉड रहने के चलते E² हो गया, k तो रहेगा r²। यहाँ से हमको मौका मिल गया क्या, mv² के वैल्यू लिखने का k और e के टर्म में। तो mv² की जगह यहाँ पर रख दिया वैल्यू k E²/r। अब दोनों घटा दो, तो टोटल e हमारा कितना निकल गया, अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस k E²/2r आ गया। ये टोटल एनर्जी जब कोई चीज सर्कल में घूमता है उसके लिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात देख लो, जो आप लोगों को शायद न्यूमेरिकल नहीं करा रहे होंगे तो इसलिए इस चीज को नहीं बताए होंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो E है, देखो यहाँ अलग से बता दे रहे हैं थोड़ा मोटा करके, कि ये जो E है टोटल एनर्जी, E मतलब यहाँ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, E यहाँ टोटल एनर्जी हम दिखा रहे हैं। ये जो E है वो काइनेटिक एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना, ध्यान दो, ये काइनेटिक, अगर इसमें माइनस लगा दो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा। अगर इस देखो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू तो ये हुआ ना, इसमें अगर माइनस सिर्फ लगा दो तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अच्छा एक और चीज, कि टोटल एनर्जी जो होता है, अगर ध्यान से देखोगे आप तो 2 टाइम्स, नहीं उल्टा, ऐसा करो, ऐसे समझो, छोड़ दो इसको, उल्टा देखते हैं। हम लोग बात करते हैं काइनेटिक, ऐसा देखा है तब ज्यादा समझ में आएगा कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी वो कैसे है, सो देखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कैसा है ऐसा देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वाला पोर्शन, वो ये 2 टाइम्स होता है
टोटल एनर्जी का। इसमें अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अरे बाबा ये और ये दोनों मिलके ही तो ये हो रहा। तो अगर आप इसको टोटल एनर्जी को 2 टाइम्स कर दो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, और टोटल एनर्जी को माइनस इफ लगा दो तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। इसका मतलब कि यदि आपको टोटल एनर्जी पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आप निकाल सकते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसका दुगना होता है। यही क्वेश्चन ये है, एकदम स्ट्रेट हो गया क्वेश्चन आपके लिए भी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। क्या बोला क्वेश्चन में? The energy of electron in the ground state of hydrogen atom is minus 13.6. ये तो ग्राउंड स्टेट का दिया। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का टोटल एनर्जी आप निकाल लो, उसी से काइनेटिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन एटम का, माइनस 13.6 n स्क्वायर। ये पढ़ो आप लोग। अरे ये हाइड्रोजन एटम का, हाँ ये सॉल्व करके हम आपको बताए होंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे यहां से। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मतलब n का देखो n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट कहलाता है, n इक्वल टू 2, हाँ ठीक है, n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। तो आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो हो जाएगा माइनस 13.6 बाई 4। तो माइनस 13.6 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो, माइनस 13.6 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 3.4 आ जाएगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जब ये माइनस 3.4 आ गया तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इसी का नेगेटिव होगा ना। हमसे पूछा है कि टोटल एनर्जी, जब आपसे पूछा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक और पोटेंशियल कितना होगा, टोटल नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा काइनेटिक और पोटेंशियल। तो पहले आप टोटल निकाल लिए, और उससे तो ये क्यों बताया हमको? हम आपको ये बताया इसलिए ताकि आप समझ सके कि काइनेटिक एनर्जी टोटल का माइनस होता है, पोटेंशियल टोटल का डबल होता है। तो टोटल आप 3.1 निकाल दिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इसका माइनस मतलब 3.4 हो जाएगा, ये 3.4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? इसका दुगना तो 6.8 हो जाएगा माइनस साइन के साथ, ये माइनस रह जाएगा। तो आंसर आ गया आपके सामने, कौन वाला बताओ इसमें से कौन है? सी। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लो यहाँ से। चलिए थोड़ा देर रिकॉर्डिंग ऑफ। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन रेड वायलेट ग्रीन आर यूज्ड सक्सेसफुली इन Young's एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ विल बी मैक्सिमम 4। अब देखो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहे हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से न्यूमेरिकल आना एकदम निश्चित है, याद कर लो, एकदम गांठ बनवाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से न्यूमेरिकल आना ही आना है। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट में कौन कौन सा फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल आता है? ठीक है, इस चीज को जरा सा एक अलग से पेज लेके हम बता देते हैं, आपको भेज भी देंगे, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट में सबसे पहला चीज है फ्रिंज विड्थ, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाय डी, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यंग्स डबल स्लिट होता क्या है याद करो आप लोग, दो स्लिट होता है, दोनों से लाइट निकलता है, लाइट आके फॉल करता है स्क्रीन पर, ये हमारा स्क्रीन होता है। जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए बता रहे हैं, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है D, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, और जो लाइट यहाँ से आता है, जो आके इस पर कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करता है, उसका वेवलेंथ लैम्डा। सब चीज नजर आ गया।
फ्रिंज विड्थ, यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनता है, बीच में बिल्कुल ब्राइट, फिर इसका पड़ोसी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे बनता है पूरा। ठीक है, इस तरह से लगातार बनता है। तो अब क्या है, ये चीज तो हो गया। इसके अलावा कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस भी आपको दिमाग में बैठा लेता है, अभी बता देता है, ताकि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग तो काम देगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। अच्छा चलो, जब आएगा उसमें बताएंगे, फिलहाल ये याद करो ना। देखिए समय भी जा रहा है जल्दी, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसको बताएंगे बाद में। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा डी बाई डी। सिंपल सी बात है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका क्या होगा, फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा, तो रेड लाइट का ज्यादा होता तो ज्यादा होगा, स्ट्रेट है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई विथ मास 8 एंड 27 विल बी। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करता है। किसी भी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, एटॉम मास नंबर बोलते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है कितना ए है, ए मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। रिकॉर्डिंग ऑन है मेरी, हाँ, ए मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 आर क्यू प्रोपोर्शनल टू ए, ये तो कांस्टेंट है, तो आर क्यू प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, तो दो मास है 8 और 27 है, तो R1 क्यू प्रोपोर्शनल टू होगा 8 और R2 क्यू प्रोपोर्शनल टू होगा 27। इन होगा जी, किसी भी न्यूक्लियस के लिए ये मेन फॉर्मूला होगा। देखो किसी भी न्यूक्लियस के लिए ये मेन फॉर्मूला हो गया कि उस न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो उसके मास नंबर में प्रोपोर्शनल होगा, उसका आर क्यू। तो दो रेडियस है, R1 क्यू प्रोपोर्शनल टू 8 होगा और R2 क्यू प्रोपोर्शनल टू 8 होगा, तो दोनों का रेशियो निकाल दो। जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो रेशियो निकालना पड़ता है ना, रेशियो निकाल दो, R1 क्यू डिवाइडेड बाय R2 क्यू कितना हो जाएगा, 8/27, या R1 बाय R2 का होल क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 का होल क्यूब। ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो अगर ऐसे सॉल्व करते हो ना आप लोग, क्यूब क्यूब हटा दिए, बचा R1 बाय R2, रेशियो हो गया 2:3। आपको R1 R2 का रेशियो चाहिए था, तो आंसर हो गया 2:3। ये कुछ लोग बनाए हैं, ठीक है। देखो अब ये दोनों, ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या क्या होगा 27 को पहले लिया होगा, लेकिन नियमतः 8 और 27 है तो इस तरह से लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 4 क्वेश्चन और रह गया, फिर क्लास आज का ऑफ करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट बी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है कि प्योर सिलिकॉन है जिसके पास कि इतना एटम्स है पर मीटर क्यूब। यहाँ पर एक मिस्टेक है, पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, पीएम लिख दिया है, इसमें एंटीमनी मिला दिया गया, सिलिकॉन क्रिस्टल में एंटीमनी मिलाया गया है ना। तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तो ट्राइवेलेंट हो गया। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन कौन होता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। टेट्रावेलेंट पेंटावेलेंट कौन कौन होता है, फोरोस, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी को एसबी से दिखाते हैं, ये सब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कहलाता है। पेंटावेलेंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इसलिए ये जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है,
ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो होता है वो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है, जबकि ये सब का सब क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी है। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, पेंटावेलेंट से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। एक और आप लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला बताए थे कि किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करता है या इंट्रिंसिक, दोनों के लागू होता है कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्क्वायर इंटू होल्स का स्क्वायर इक्वल टू उसका इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर देखिए प्योर सिस्टम में 5 into 10 to the power 28 एटम्स हैं। इसका क्या मतलब है, सिलिकॉन इतना एटम्स है पर मीटर क्यूब में, मतलब आपका मान लीजिए इतना बड़ा हम टुकड़ा लिए, ध्यान समझिएगा इस चीज को, आप इतना बड़ा टुकड़ा ले रहे हैं किसका, सिलिकॉन का। अब इसका 1 मीटर क्यूब एरिया की बात करते हैं, इसके 1 मीटर क्यूब एरिया में कितने एटम्स है इसके, इसके टर्म से 5 into 10 to the power 28 एटम्स ही हैं। ठीक है, 5 into 10 to the power 28 एटम्स है। अब इसमें मिलाया जा रहा है क्या, एंटीमनी। ध्यान दीजिएगा, एक एंटीमनी आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक एंटीमनी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो जितना आप एंटीमनी मिलाओगे वो एनी का वैल्यू दे देगा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो आप 1 पार्ट्स पर मिलियन मिला रहे हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो, किधर लिखे, इसका मतलब आप समझो कि 10 to the power 6 एटम्स सिलिकॉन का जब है तो आप कितना मिलाओगे, एक एंटीमनी मिलाओगे। इसका मतलब समझना, डोपिंग किया जा रहा है 1 ppm एंटीमनी का, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में एक पार्ट होगा, है ना, पार्ट्स पर मिलियन किसके मिलियन के हिसाब से, सिलिकॉन का, मतलब सिलिकॉन का 1 मिलियन एटम्स पे एक एंटीमनी मिलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब पार्ट्स, ठीक है, लेकिन आपके पास कितना पर मीटर क्यूब में कितना एटम्स है आपके पास, इतने 5 into 10 power 28 एटम्स है सिलिकॉन के, तो कितना एंटीमनी मिल जाएगा इसको, 5 into 10 power 28 into 10 to the power 6। ठीक है, क्या गड़बड़ कुछ करने गया हमने इसमें, एक मिनट, ओह वही मिस कर रहे थे। ठीक है, हाँ पार्ट्स पर मिलियन मतलब हम सही जा रहे हैं वो, ठीक है, वो मिस्टेक यहाँ पर हो रहा था, सीधे बोले क्या आंसर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, एक्चुअली से डिवाइड होगा ये, और यूनिटरी मेथड लगा रहे थे भाई, ये 1 ऊपर रह जाता है, ये नहीं करते यूनिटरी मेथड में, वही हम गड़बड़ी कर रहे थे कि इतना एटम से एक एंटीमनी, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 होगा, 5 into 10 पावर 28 होगा, इतना एंटीमनी। और एक एंटीमनी कितना देता है, एक एंटीमनी एक इलेक्ट्रॉन देता है,
ठीक है। तो आपका ये एन का वैल्यू दे दिया एक तरह से, आपको एन निकल गया 5 × 10⁻22। और रही बात कि नंबर ऑफ होल्स कितना होगा, ठीक है। तो वो दिया हुआ देखो, होल्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ, तो एन निकल गया, एनएस दिया हुआ, तो एनआई निकाल सकते हो आप क्या। एक बार फिर से समझ दो, पीपीएम का मतलब, हाँ अब हो जाएगा। देखो पीपीएम का मतलब समझ लो कि पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इसके मिलियन पार्ट्स में इसका कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो जब आप 10⁶ मिलियन एटम्स लेते हैं सिलिकॉन का, उसके बदले आप एक एंटीमनी मिलाते हैं वहां, वो लिखे 10⁶ एटम सिलिकॉन जो है में एक एंटीमनी मिलाया जाता है, बहुत माइनर डोपिंग करते हैं। तो इतना एटम्स ऑफ सिलिकॉन में कितना एंटीमनी मिलाएंगे वो निकाल दिया हम। ये निकल गया कंसंट्रेशन, क्योंकि सब तो हम बात किस में कर रहे हैं, पर मीटर क्यूब में बात कर रहे हैं ना, इसलिए कंसंट्रेशन कहा जाएगा इसी को, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पुट कर देना है मेन फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूला जो है उसको पुट कर देते हैं। इतना एंटीमनी या यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यही मेरा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओह हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब पुट कर देते हैं, एनआई स्क्वायर हमको चाहिए था, एन की जगह पुट कर देते हैं 5 × 10⁻22 इंटू, इस टोटल का स्क्वायर करना होगा ना ये, क्या वो ये स्क्वायर नहीं होता है, ये गड़बड़ लिखे हैं, स्क्वायर नहीं होता, 5 × 10⁻22 होता है, ये स्क्वायर होता है, ये तो स्क्वायर नहीं होता, ये दोनों मिलकर स्क्वायर इसको प्रोपोर्शनल करता है। और इसका होता है 4.5 10⁹ लिखे है ना, हाँ 4.5 10⁹। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ये सिंपली हो जाएगा 9 × 5, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, 9 × 5 45 कर देते हैं, और 10 का पावर इसको 15, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसको तोड़ देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे 30 हो जाएगा ये। अब निकल गया ये मिला जुला के 15 × 10 का पावर 15 आ जाएगा, यानी 1.5 × 10⁻16, ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक एक आज यहीं तक रन देते हैं, कल फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, असर्शन रीजन वगैरह आगे करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो कहीं से पूछ सकते हो, आगे भी कहीं। ठीक है, कल हम लोग ज्वाइन करते हैं तो असर्शन रीजन वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है, और सेक्शन 2 में करेंगे।